मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के धनुटू गांव में, जो शाहपुर तहसील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, धनुटू गांव। दोस्तों, शायद आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि किसी भी इंसान की एक गलती भी उसको एक कामयाब, एक नंबर 1 शख्सियत बना सकती है। जी हाँ, हम ये आपको जो लाइन बता रहे हैं ये किसी कहानी की नहीं है, ये एक असल ज़िंदगी की है, उस इंसान की जो आज बेजुबान जानवरों का मसीहा भी है और जिसको करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर हम बात करें तो कुछ लोग होंगे ऐसे जो शायद ना जानते हों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके पीपल फार्म को, जी हाँ, पीपल फार्म को फॉलो करते हैं, रेगुलर उसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। कुछ उसमें से जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो उस पीपल फार्म तक भी पहुंचते हैं और उससे रूबरू होते हैं, यहाँ की ज़मीन को, यहाँ के काम को, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो शख्स हैं रॉबिन सिंह। रॉबिन सिंह ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र में वो एक गलती की थी। लिखना था ब्रिंट, यानी कि आखिर में टी आना था और उन्होंने लिखा ब्रिंक, यानी कि आखिर में के, अल्फ़ाबेट का 11 नंबर का के। उस 11 नंबर के के ने रॉबिन सिंह को, जैसा हमने सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी देखी और लोगों के बीच उनके बारे में सुना, आज वो नंबर 1 है। उस 11 नंबर के ने उनको, और उनकी अपनी मेहनत से वो आज नंबर 1 की पोजीशन पर है और बेजुबान जानवरों के मसीहा भी हैं। तो अब हम रॉबिन सिंह और आपके बीच में दीवार नहीं बनेंगे। ये जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, वो एक इंटरेस्टिंग किस्सा, जो मिस्टेक की थी जिससे कामयाबी मिली, वो क्या था, ये हम आपको रॉबिन सिंह की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। मैं 2 चीज़ें पहले कहना चाहूँगा कि एक तो नंबर 1 का तो मुझे नहीं पता। हाँ, ये है कि मैं उस सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी लोगों तक मैं पहुँच रहा हूँ। दूसरा, मैं इसका श्रेय अपनी मेहनत को नहीं दूँगा। मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी के बड़े सारे अहम फैसले ना पहले ही ले लिए जाते हैं, हमारे पैदा होने से पहले। हम किस शहर में पलेंगे बढ़ेंगे, जब हम पैदा होंगे हमें किस स्कूल में डाला जाएगा, हमें कौन सी किताबें दी जाएंगी, ये सब फैसले तो हमारे हाथ में होते नहीं। तो मैं इसका बड़ा श्रेय अपनी माँ को और राम जी को दूंगा। वो किस्सा क्या था जो के और टी वाली जो गलती हुई थी? वो ये था कि 2001 में, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैंने अपना डेट करना शुरू किया था, तो उसी दौरान भाई फ्रीलांस का काम भी थोड़ा बढ़ा दिया, पैसे की थोड़ी आवश्यकता ज़्यादा थी। डेट पे कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, फिर दूसरी बात ये भी थी कि भाई अब शादी करनी है तो आपको इनकम तो चाहिए ना। तो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ईमेल लिख रहा था, तो एक जगह मिस स्पेलिंग कर दी। तो वो मेल पहुंची ट्यूसन, एरिजोना करके, अमेरिका के साउथ में एक जगह है। तो डैनी नामक व्यक्ति को, वो केविन स्पेसी जो एक्टर है उनका फ्रेंड था, तो उसने उसको कह रखा था कि भाई मैं तेरी वेबसाइट बना दूंगा, जैसे दोस्तों यारों में कह देते हैं। पर उसके पास कोई डेवलपर था नहीं। अब जब मेरी ईमेल बाई चांस उसके पास पहुंची तो उसने कहा भाई मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर ये जो तुम्हारे कामों के लिंक है, अगर तुम ये काम करते हो मैं तुम्हें $20 दूंगा घंटे के। अंधा क्या मांगे 2 आंखें। मैंने कहा हाँ भाई, मैं तो कर दूंगा जितना, मैं तो मतलब मैं, और उसको खुश रखने के लिए 2 घंटे काम करता था या 2.5 घंटे, तो उसका 1 घंटे की बिलिंग करता था कि उसको ये ना लगे कि भाई मैं ओवर चार्ज कर रहा हूँ। तो वहाँ से हमारा रिश्ता शुरू हुआ। तो 2 साल हम ऑनलाइन काम करे। फिर वो इतना परेशान हो गया टाइम डिफरेंस से, यहाँ पे मेरा इंटरनेट कटता रहता था, तब इतना सब कुछ मतलब सहूलियत नहीं थी टेक्नोलॉजिकली। तो फिर उसने कहा कि तुम यहीं आ जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे आते हैं, तुम बताओ। उसने फिर लॉयर करा हायर और पहुंच गए अमेरिका पहुंच गए आप। तो वहाँ यही प्रोग्रामिंग का काम आपने शुरू किया? हाँ, वहाँ पे पहले तो प्रोग्रामिंग करता रहा उसके साथ। फिर वहाँ पे जाके लगा कि भाई यहाँ मैं फ्रीलांसर था, यहाँ मेरे आज़ादी थी, और मेरा जो गोल था वो तो था पूर्ण आज़ादी, कि भाई मुझे काम बिल्कुल ही ना करना पड़े। अब यहाँ पे तो मैं 8 घंटे की जॉब में फंस गया। तो वहाँ पे मैंने उससे थोड़ी बात करी कि मैंने कहा कि यार ये तो मुश्किल हो रही है। उसने कहा भाई थोड़ा ट्राई करो। तो उसी दौरान ना मैंने अपना एक इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा एक सॉफ्टवेयर बेचना शुरू किया था। तो वो मैनुअली मैं डिलीवर करता था, जो पेमेंट आती थी मुझे ईमेल करना होता था सॉफ्टवेयर, उसको मैंने ऑटोमेट किया। ऑटोमेट करने के लिए मैंने कुछ और प्रोग्रामिंग करी।
तो वो जो चीज़ है म्यूजिशियंस ने यूज़ करनी शुरू कर दी, जो ई बुक ऑथर्स थे उन्होंने यूज़ करनी शुरू कर दी, वो होते होते कंपनी में तब्दील हो गया। तो फिर मैं फुल टाइम उसी कंपनी को चलाने लगा। यानी अमेरिका में आप अपनी कंपनी चला रहे थे। जी, अमेरिका में कंपनी चलाने का मतलब है कि एक अच्छी खासी इनकम। मतलब अच्छी खासी तो देखिए ये था कि 2008 के बाद 2010 तक मैं उस मुकाम पे पहुंच गया था जहां पे मुझे अपना काम करने की ज़रूरत नहीं थी और जो मेरा खर्चा था वो चल रहा था। मेरी लाइफ एक वेकेशन थी 365 दिन। एक अच्छी कंपनी थी, अच्छी इनकम भी थी, घर भी था, आप शादीशुदा थे, यानी कि जिसके साथ डेट की उनसे शादी भी हुई। एक अच्छी लाइफ मतलब सेटल थी, जो एक यंगस्टर्स को चाहिए होती कि भाई जैसा भी आपने कहा अंधा क्या मांगे दो आंखें, तो वो दो आंखें नहीं, अच्छी खूबसूरत आंखें आपके पास थी। तो वापस इंडिया आने का प्लान कैसे बना? तो देखिए वापस भी मैं अपने स्वार्थ के लिए ही आया, क्योंकि ये सब करने के बाद भी मेरे को लगा मतलब शुरू में तो बड़ा मज़ा आया भाई, सारा दिन वीडियो गेम खेलना, जहाँ चाहो वहाँ खाना खाना, घूमना फिरना। फिर उसके बाद एक अब कह लो मैं उकता गया, मैं खुश नहीं था। तो पिताजी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चा पैदा कर लो। मैंने कहा ये तो फंसाने वाली बात है, आज तक तुम जो कहे मैंने किया, अभी तक मैं खुश नहीं हुआ, तो अब कैसे मैं हो जाऊँगा। ये तो ये है कि आप प्रोजेक्ट में बिज़ी हो जाओ। तो मैंने थोड़ा सोचा और थोड़ा और पढ़ना शुरू किया साइकोलॉजी के बारे में, बुद्ध के बारे में। तो मुझे ये समझ में आ गया कि होता क्या है, हम ना एक बड़ा सा टारगेट होता है हमारा, उसके लिए हम भागते रहते हैं। अब हम में से अधिकांश लोग उस टारगेट तक पहुंच नहीं पाते, तो हम वो भागते रह जाते हैं, बिज़ी रहते हैं उसमें। तो जो अंदर का खोखलापन है वो हम कभी महसूस ही नहीं करते। अब मैं वहाँ पहुँच गया तो अब वो मुझे खोखलापन वो मुझे खा रहा था। अब मेरे पास ये था कि या तो भाई मैं आपको एक नया बड़ा टारगेट दे दूं कि भाई $1 मिलियन कंपनी है तो अब $1 बिलियन कंपनी बनाए, $100 मिलियन कंपनी बनाए। तो मैंने कहा या तो फिर मैं भागता रहूँगा उस टारगेट में, भागते भागते मर जाऊँगा, जो कि बेवकूफ़ी है, या मैं पहुँच गया तो फिर मैं आज वाली स्थिति में पहुँच जाऊँगा। तो ये तो दोनों ऑप्शन बेकार हैं। नया टारगेट सेट कर लेंगे। तो मैंने कहा ये तो दोनों ऑप्शन बेकार है, तो ये ज़िंदगी जीने का तरीका जो है ना ये गलत है। क्या सही है ये मुझे नहीं पता था। तो मैं अपनी खुशी खोजने के लिए भारत आया। मैंने कहा सारे अंग्रेज़ अपने आप को खोजने के लिए जाते हैं, भारत हम भी जाएंगे। तो इस तरह मैं भारत पहुंचा। जो स्ट्रे एनिमल के लिए आपने काम शुरू किया, उनके दर्द को समझा, आपने एक मिशन तय किया कि मुझे इनके दर्द को दूर करना है, इनके दर्द से इनको राहत दिलानी है। इस काम की शुरुआत कैसे हुई? वो तो थोड़ा बाद में हुई। मैं देखिए भारत में आ गया 2011 के शुरू में। तो आगे भी मैंने कहा कि 2-4 चीज़ें ट्राई करी। पहले सोचा कि हम अपना खाना वाना खुद उगाएंगे, शायद उसमें खुशी मिले। तो गया लैंड खरीदने, देखा है तो भाई बड़ी मेहनत वाला काम है, ये तो मेरे बस का नहीं है। फिर जीप खरीद ली कि भाई हम पहाड़ों में घूमेंगे, क्योंकि भारत आ गए, भारत में ऋषि मुनि कहाँ जाते हैं, ऋषि मुनि पहाड़ों में जाते हैं। तो जीप खरीद ली, वहाँ जाएंगे, फिल्में बनाएंगे, ये वो। तो वहाँ लद्दाख के रास्ते में था, मैं लेह के रास्ते में। तो मुझे लगा कि यार तू क्या कर रहा है, ऐसी इतनी बढ़िया जगह आके तू डीजल जला के इस जगह को भी पोल्यूट कर रहा है। सिर्फ तूने अपनी एक कंजम्पशन ही तो बदल ली। वहाँ पे तू अमेरिका में खाना खा रहा था, ये कर रहा था, यहाँ पे तू ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल भी है तो फॉर्म ऑफ कंजम्पशन ही। एंड इतना मुझे देखिए समझ में आ गया था कि जो हमारी कंजम्पशन है ना, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई सफ़र करता है। आपको वो दिखाई दे या ना दे, भाई कहीं से तेल आ रहा है तो यानी कि कहीं माइनिंग हुई, कहीं पॉल्यूशन हुआ, वहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन डली, पाइपलाइन के लिए लोहा, लोहे के लिए माइनिंग, और मतलब जानवरों के हैबिटेट उजाड़े जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ। या जो लोग दबे वर्ग के होते हैं उनको ज़मीनों से हटा दिया जाता है माइनिंग वाइनिंग के लिए, हमें पता भी नहीं लगता। तो मैंने कहा यार मैं ये कंजम्पशन अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ और इस कंजम्पशन से सफरिंग कॉज हो रही है, और मुझे इस कंजम्पशन से खुशी वैसे भी नहीं मिलेगी, ये तो मुझे पता ही है। तो फिर मैंने कहा कि यार ये कंजम्पशन गलत है। फिर मैं बन गया हिप्पी, यहीं पहाड़ों में ही धर्मकोट में मैं हिप्पी बन के रहना शुरू कर दिया, अपना बाल लंबे कर लिए। और फिर मुझे लगा कि ठीक है तू रॉबिन कंज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन जब तू जी रहा है, जीने के लिए तो तू खा ही रहा है, हवा पे तो नहीं जी पा रहा। अब जीना छोड़ भी नहीं सकते, पर जीने के लिए आप इतना ले रहे हो ना दूसरों से, और आप दे क्या रहे हो, अठन्नी आप दे नहीं रहे। तो वहाँ पे मुझे लगा यार इससे अच्छा तो तुम सुसाइड कर लेते हो, तो वो बेहतर है। क्योंकि अमेरिका में भी मुझे लगा था, अमेरिका में मुझे इसलिए लगा था कि सुसाइड कर लो कि भाई अब मैं करूँ क्या, मेरे पास नेक्स्ट कुछ करने को नहीं है। डिप्रेशन की बात नहीं थी, मतलब कोई टारगेट नहीं है। और यहाँ पे आगे लगा कि मेरे जीने की वजह से औरों को हार्म हो रहा है, तो इससे अच्छा तो तुम अपने आप को सिस्टम से निकाल दो। पर अपने आप को ना, मतलब एक ख्याल अलग बात है
और हकीकत में अपने आप को मार लेना एक अलग बात है ना। तो मैंने कहा यार नहीं। तो फिर मुझे ये अब अगस्त हो चुका था 2018 का, तो मैं ओरोविल नामक एक जगह, मुझे पिताजी बचपन में वहाँ काम करते थे, मैंने सुना था एक अलग तरह की जगह है भारत में, तो वहाँ गया। अब वहाँ पे मैंने देखा एक पोस्टर लगा हुआ था, लॉरेन नामक एक लेडी थी, वो 40 से 60 स्ट्रे डॉग्स की मदद करती थी। तो वो ओल्ड भी थी, एनीमिक भी थी, पैसा भी नहीं था उसके पास, वो रेस्टोरेंट से जूठन इकट्ठा करके उसको साफ़ करके कि उसमें कहीं किसी ने साबुन या प्लास्टिक में डाल दिया, कुत्तों को देती थी। अब जब मैं उससे मिला ना, तो वहाँ पे आप कहो जो बचपन में मेरी माँ ने मुझे वैल्यूज़ दी थी जो मुझे बोरिंग लगती थी। माँ कहती थी भाई पिताजी की मत मानो, पैसे वैसे में कुछ नहीं रखा। माँ क्रांतिकारी फैमिली से थी कि भाई विवेकानंद के रास्ते पे चलो, दूसरों की मदद करो, वो सब बोरिंग लगता था। मेरे दोस्त यारों के पास गाड़ियाँ थी, उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, है ना। तो अब लॉरेन को ये करते देखा, दूसरों की मदद, उसके पास कुछ नहीं है, तो लगा कि यार तेरे पास सब कुछ है, तू अभी भी अपनी खुशी खोज रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो अभी भी दूसरों को दे रही है। वहाँ पे लाइफ चेंज हो गई, वहाँ पे एक बल्ब जला। तो लॉरेन के साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो लॉरेन के साथ काम करना शुरू किया ना, तो अब मेरी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ बदल गई। अब मैंने कहा कि यार खुशी के लिए नहीं जीना, पर्पज़ के लिए जीना है। खुशी एक मिथ है ना, ये होती भी नहीं। फिर वहाँ आके ये भी समझ में आ गया, एक अच्छे बुरे की ना परिभाषा मिल गई मुझे। क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं तो अच्छा बुरा बड़ा ईजी है। जिस डिसीजन से आपको ज़्यादा पैसा है वो अच्छा है, जिसमें घाटा हो रहा है वो बुरा है, जिसमें पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें मुझे लग गया भाई, जिसमें कोई भी जीव है, कुत्ता है, इंसान है, केचुआ है, वो फिज़िकल पेन को अवॉइड करता है। तो फिज़िकल पेन कॉज करना बुरा है, और फिज़िकल पेन अगर आप किसी का हटाते हो तो वो एब्सोल्युटली अच्छा है। तो ये मिल गया। अब लॉरेन के साथ काम करते हुए लेकिन एक रियलाइजेशन हुई कि अब इतनी करीब से आपने सफरिंग देखी ना, आंखों देखी, तो कि भाई दुनिया में बहुत सफरिंग है, बहुत सफ़र कर रहे हैं, और तुम 40 से 50 की मदद कर रहे हो पूरी लाइफ में, ये मतलब इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है ये। तो फिर मैंने कहा मैं दिल्ली जाता हूँ और कुछ थोड़ा बड़ा करता हूँ। दिल्ली आए, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम एक शुरू किया कि भाई कुत्तों की सर्जरी करेंगे, ना उनके बच्चे पैदा होंगे, ना तड़पेंगे, ना मरेंगे, ऐसे करना शुरू किया। अब एक कुत्ते को उठाने जाते तो रास्ते में आपको 20 तो दुकानें दिख जाती हैं, मुर्गे कट रहे हैं, बकरे कट रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार ये ना, अगर अच्छा काम इस तरह करना है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट आए, तो लोगों की सोच में परिवर्तन लाना होगा। तब पीपल फार्म का आइडिया दिमाग में आया कि एक ऐसी जगह हो जहां हम ना सिर्फ जानवरों की रेस्क्यूज़ करें, लोगों को किसी तरह इन्वॉल्व करें, ताकि लोगों की सोच, लोगों का रवैया जानवरों के प्रति बदले। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका फ्रेंड सर्कल, अमेरिका में भी काफ़ी टाइम आपने स्पेंड किया, वहाँ भी एक फ्रेंड सर्कल डेवलप हुआ होगा, या जो भी मिलने जुलने वाले थे। तो जब इस तरह से अपनी लाइफ के अंदर आप चेंज लेकर आए, सारा कुछ छोड़कर, इतना बड़ा, जो कि हर यंगस्टर्स का एक ड्रीम होता है, सबका नहीं कहेंगे लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है कि विदेश जाएं, पैसा कमाएं, नाम कमाएं, और आप तो सब कुछ चलता हुआ छोड़कर आए। तो लोगों का फीडबैक क्या था आपके लिए, क्या कहते थे वो? मुंह पे किसी ने नहीं बोला, पर ऑफ कोर्स समझते तो यही थे कि भाई पागलपन है, जुनून है, ऐसे लगता था। शिवानी को इंडिया आने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं यहाँ पीपल फार्म में आया, गांव आया, तो उसको थोड़ा था कि भाई ये बहुत रैडिकल एक चेंज है, बहुत एकदम बड़ा चेंज है, तो उसको थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में। और पिताजी तो मेरे 2011 में गुजर गए थे। मम्मी तो वैसे ही क्रांतिकारी परिवार से थी, उनको तो था कि करो। तो उनका पूरा सपोर्ट रहता था? सपोर्ट देखिए, अगेन उनके भी दो थे भाई। अगर वो सोचने वाले मोड में है ना, तो वो कहती थी ठीक कर रहा है तू। पर अब मैं हिमाचल आ रहा होता था, क्योंकि पहले तो दिल्ली से हिमाचल काफ़ी अप डाउन करता था, तब फिर वो भावनाओं के जब आवेश में आ जाती थी, तो उनको था कि भाई माँ को छोड़ के जा रहा है देखो, और वहाँ जा रहा है। साथ वो आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके वहाँ पे खुद कुत्ते बिल्लियाँ जिनको वो खाना खिलाती। अच्छा। हाँ, तो ऐसे था, मतलब डबल दोनों बातें थी। देखिए कभी भी इतना क्लियर नहीं होता। जैसे मुझे भी एक चीज़ रैशनली पता हो सकती है कि ये सही है, जैसे कि मुझे पता है चिप्स मुझे नहीं खाने चाहिए, अनहेल्दी है, प्लास्टिक का पैकेट है, सामने आ जाए तो भावनाओं के आवेश में आके मैं खा लूँगा। हाँ। इस दौरान जो शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो खैर आपने एक बहुत लंबा सफ़र और एक गोल्डन पीरियड जो है वो देखा और खड़ा किया है, लेकिन शुरुआत में कहीं कोई एक ऐसा मोड़ आया जब लगा हो कि नहीं बहुत मुश्किल हो रहा है, वाइफ भी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, चलो ठीक है चलते हैं फिर? देखिए सारा ही पीरियड डिफ़िकल्ट था,
क्योंकि होता क्या है, एक लाइफस्टाइल एडिक्शन होती है। हम कहते हैं कि भाई हमारे को शराब की, शुगर की, इस उसकी एडिक्शन है। हम नहीं सोचते कि जो हम जिस तरह हम जी रहे होते हैं वो बहुत एडिक्टिव होता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें प्लेजर देती हैं। कि भाई मैं रात को किसी भी समय जाके रेस्टोरेंट जा सकता हूँ, या मैं कॉफ़ी शॉप जाके कॉफ़ी पी सकता हूँ। अब जब लाइफ बदल गई, जब मैं ऑरोविल आया या उसके बाद यहाँ पे आया, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था। पर बारी बारी ना, और मन करता था कि भाई वापस चलो, क्योंकि एक विड्रॉल पीरियड था। पर अगेन ये एक इमोशनल चीज़ होती है, क्योंकि आपको वो प्लेजर नहीं मिल रहा। आपको जो खुशी सिर्फ आप प्लेजर से ही डिराइव करते हो जी। है ना, वो मिल नहीं रहा। आपका काम सारा सफरिंग वाला है। पर मैं अपने आप को दिलाता था याद कि भाई तूने ये शुरू क्यों किया है, बिकॉज तेरे को पता है कि जिस तरह जो भी कोई और वे ऑफ लिविंग है उसमें तू सफरिंग कॉज ज़्यादा करेगा, मदद किसी की करेगा नहीं, तो वो तो जीना बेकार है। तो मेरे पास एक ही रास्ता था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, ना आज भी है। आज भी कई बार चीज़ें जब डिफ़िकल्ट होती हैं मुझे लगता है यार क्या कर रहा हूँ मैं, फिर मुझे लगता है ये नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो ही फिर मैं कहता हूँ अच्छा काम करने के अलावा है ही क्या। दूसरों का दर्द कम करने के लिए, दूर करने के लिए आपने अपने बहुत सारे शौक छोड़ दिए। हाँ हाँ, आप कह सकते हैं। पर बात सिर्फ दूसरों के दर्द की नहीं है ना, वो मेरे फिलॉसफी ऑफ लाइफ के साथ भी वो शौक अलाइन नहीं होते ना। आप समझ रहे हैं, मतलब जब मैं समझ गया कि जीने का मुद्दा एक ही है कि भाई तुम जी रहे हो तो दर्द कम से कम पहुंचाओ, और जितना हो सकता है दूसरे का दर्द हटाओ, तो फिर बड़े सारे शौक तो आपको छोड़ने ही पड़े अभी भी। लेकिन देखिए ये मेरी फ़िलॉसफी है, और जो मेरी लाइफ और फिलॉसफी पूरी तरह अलाइंड नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए पर मैं कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं कभी स्नैक्स खा लेता हूँ, या कई बार जिसमें घूमने ही जा रहा हूँ। अब जैसे रेस्ट करने के लिए इतना बड़ा फार्म है, मैं यहाँ पे भी रेस्ट करता हूँ, कर भी सकता हूँ, करता भी हूँ। पर कई बार फिर भी बाहर घूमने चला जाता हूँ, तो बिना बात के गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें धीरे धीरे और कम मैं करना चाहूँगा। दूध, दही, पनीर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपने छोड़ दी, बिल्कुल त्याग दी। हाँ वो तो देखिए वही है ना भाई। अब देखिए दूध में मुझे ऐसा कोई समस्या नहीं है, मतलब है दूध अनहेल्दी है, लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी में कोई बुरा नहीं है। जैसे घी आप खाते हो मेडिसिन के तौर पे, पर जब वो किसी के शोषण से आ रहा है वो चीज़ मुझे गवारा नहीं है। खासकर अब तो भाई एक हाथ से हम गौ सेवा कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हम कुछ ऐसा खाएं जिसकी वजह से ही वो गाय सड़क पे आई है, तो वो सेंस नहीं बनती ना। ये जो आपने पीपल फार्म खड़ा किया है, ये जो शब्द पीपल सभी जानते हैं, एक पेड़ है और उसकी बहुत सारी मान्यताएं भी हैं, बहुत पुराना प्राचीन पेड़ है पीपल। इस फार्म का नाम पीपल रखने के पीछे की वजह? तो मैंने आपको बताया ना कि जब पीपल फार्म का आइडिया दिमाग में आया तो ये था कि हम काम करेंगे ऐसे कि लोगों की विचारधारा में एक परिवर्तन आए। तो अब पीपल का जो पेड़ है ना, वो देखिए आप किसी भी पुरानी इमारत के साइड में उग रहा होगा, उसकी जो जड़ें हैं वो दीवारों में दरारें पैदा कर देती हैं। उन अब दरारों में फिर घास फूस और छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो वो जो इसी तरह हम भी पुरानी रूढ़िवादी विचारों में दरारें पैदा करके नई सोच की एक जगह बनाना चाहते थे। और फिर पीपल के पेड़ को कोई लगाता नहीं है, वो खुद ही उगाता है। हमें भी किसी ने कहा नहीं, हमने खुद ही ये पकड़ लिया। फिर एक ये भी था कि देखो कोई भी वृक्ष हो, जितना मर्जी विशाल हो जाए, फिर भी उसका एक सीमित दायरा होता है। अब आपने पूरे समाज को बदलना है तो हमें ये था कि जैसे चिड़िया है वो पीपल के पेड़ का फल ले जाती है, खाती है, कहीं गिरती है, फिर वहाँ पे एक और पेड़ निकल आता है। तो हम भी इसी तरह लोगों को इंस्पायर करेंगे, लोग यहाँ आएंगे, कुछ मैसेज लेके जाएंगे, जहाँ पे हैं एक अपनी तरह का पीपल फार्म शुरू करेंगे। फिर जो आप महात्मा बुद्ध हैं, उनको जो बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, वो एनलाइटनमेंट हुई, वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। और मैं कृष्ण जी का तो एकदम फैन बॉय हूँ। तो आज इस पीपल की छाँव में, यानी पीपल फार्म के अंदर जो आपके दूसरों का दर्द हरने के, दूर करने के, कम करने के जो प्रयास हो रहे हैं, कोशिशें चल रही हैं, वो किस तरह की कोशिशें और क्या क्या काम यहाँ हो रहा है? तो देखिए हमने सबसे पहले शुरू किया था कि जो जानवर सड़क पे है उसका वहीं पे जाके इलाज कर दिया। हमारे पास और कोई फैसिलिटी नहीं थी। अब हमारे पास जैसे रेस्क्यू व्हीकल्स हैं, तो हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट के अलावा रेस्क्यूज़ ले आते हैं। भाई किसी को ज़्यादा चोट लगी हुई है तो हमारा 8 किलोमीटर का दायरा है, उस दायरे से कई बार बाहर से भी हम जानवर ले आते हैं अगर हमारे पास जगह हो तो।
तो गाय आती हैं, कुत्ते, गधे, बिल्लियाँ, जिस भी जानवर को लोग खाते नहीं हैं वो आपको सड़क पे मिल जाएंगे और वो इंजर हो ही जाते हैं एक्सीडेंट से, क्रूएलिटी से। फिर उनके इलाज के लिए हमारे पास क्लिनिक है, 2 वेट्स हैं, पैरा वेट्स हैं। फिर यहीं पे उनकी रिकवरी भी होती है। कई बार 6-6 महीने, 8-8 महीने लग जाते हैं। जो जानवर रिलीज़ नहीं हो सकते उनके लिए हमने एक अभी सैंक्चुरी बना ली है कि भाई डिसेबल्ड एनिमल है, जैसे अभी खच्चर आई है ढेंचू करके, तो उसके पैर बिल्कुल मुड़े हुए हैं, उसको आप रिलीज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक सैंक्चुरी है। अब हमारा ये जो क्लिनिक है इसकी कैपेसिटी कम है, 30 जानवर का हमारे पास रिकवरी स्पेस है। अब हम एक नया अस्पताल बना रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास 75 जानवरों की स्पेस रहेगी और थोड़ी फैसिलिटीज़ भी हम बेहतर कर पाएंगे। फार्मिंग से जुड़ा हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ देखिए, फार्मिंग की जो शुरुआत थी वो जानवरों के लिए नहीं थी। फार्मिंग की शुरुआत ये थी कि मैंने आपको बताया ना कि मैं चाहता था कि मुझे पता है हमारी कंजम्पशन के पीछे सफरिंग होती है, तो अगर वो खाना मेरा कहीं और प्रोड्यूस होके ट्रक से यहाँ पे आ रहा है, उसमें पोल्यूशन और ये वो सभी कुछ एनवायरनमेंट का हार्म हो रहा है, तो अगर मैं अपना जितना खाना खुद उगा सकूँ उतनी मैंने सफरिंग अपनी बचा दी। तो ये रीज़न था, प्लस मैं सीखना चाहता था क्योंकि हम शहर में रहते हैं, हमें नहीं पता होता सीज़न ये वो, गेहूँ तो दुकान से आता है, आटा ही आता है, गेहूँ भी कहाँ दिखता है। तो मैं सीखना चाहता था, तो मैं यही कह रहा था भाई प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ आवर फार्मिंग इज़ नॉलेज। मैं देखूँ तो सही खाना कैसे उगता है। अब वो सीख भी लिया, अब हम अपना काफ़ी सारा खाना खुद उगाते हैं। फिर हमने एक प्रोडक्ट्स की शुरुआत करी। तो प्रोडक्ट्स का ये मुद्दा था कि देखिए यहाँ पे एक मैक्लोडगंज करके टूरिस्ट एरिया है, तो वहाँ पे हम पोस्टर वगैरह बांटते थे, लोग पकड़ते थे, फेंक देते थे। तो हमने कहा यार अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स बना के दुकानों पे रखवा दें तो लोगों को हमारा नाम दिखेगा, तो हमारी मार्केटिंग भी हो जाएगी, प्लस हमारे को पैसा आएगा। और फिर फार्म और प्रोडक्ट्स के ऐसे जुड़ा भाई, फार्म में हम जो ऑर्गेनिक हर्ब्स उगानी हमने शुरू करी ना, तो मैंने ये भी देखा, देखिए मेरे को किसानी का समझ में आ गया भाई, किसानी में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे थोड़ा ना किसान सुसाइड कर लेते हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर हम चीज़ों को सुखा के बेचते हैं ना तो उसमें पैसा आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपने थोड़ी सी कर ली फूड प्रोसेसिंग, जिसके लिए आपको किसी मशीन की आवश्यकता नहीं थी। आप छाया में चीज़ें सुखा सकते हैं, आपका सामान हो गया हल्का, तो शिप करना आसान है, हो गया। और तीसरा ये कि फूड आपका प्रिजर्व्ड, आप पूरा साल बेचो। तो हमने वो कुछ चीज़ें सुखा के बेचनी शुरू कर दी। तो अब हम बेचते हैं, जैसे रोज़मेरी हो गया, ओरेगनो हो गया, मोरिंगा के पत्ते हो गए, इस तरह की चीज़ें हम अब बेचते हैं। तो उससे हमारा थोड़ा फंडिंग भी आती है और किसानों को आइडिया भी मिलते हैं। जैसे लोग हैं, उनको पता है डेयरी गलत है, छोड़ना चाहते हैं, उनको और माध्यम चाहिए पैसा कमाने का, तो कुछ हमसे लोग आइडियाज़ लेते हैं। लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, लोग तो जुड़ रहे हैं। देखिए कमेंट्स से हमें पता लगता है। आप जैसे अभी हमने परसों चौथ एक वीडियो डाला था, तो उसी में ही बड़े सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि भाई हम आपका वीडियो देख के वीगन हो गए, हमने दूध पीना कम कर दिया, मीट खाना छोड़ दिया, हम कुत्ता ख़रीदने वाले थे, हम गली से कुत्ता अडॉप्ट कर लाए, हमने कुत्तों को खाना देना शुरू कर दिया। इस तरह लोग तो बदल रहे हैं भाई, जितनी जिसकी क्षमता है और जितना उसकी परिस्थितियाँ उसको अलाउ करती हैं उतना लोग बदलते हैं। अच्छा काम करना कौन नहीं चाहता, नहीं? अब कभी आता है सपनों में अमेरिका? नहीं, अब तो नहीं आता, नहीं। उसके बाद भी यहाँ के भी, जब मैंने अपना 2016 में ग्रीन कार्ड का सारा काम ख़त्म कर दिया, उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा लगवाया था कि कभी जाने का मन करे, तो फिलहाल तो नहीं किया। कब से नहीं गए हैं? बस 2016 में मैं आखिरी गया था, घर बेचा था और बस। कंपनी वगैरह सब वहाँ से और घर सब वहाँ पे जो भी मेरा अमेरिकन कनेक्शन था तब ख़त्म कर दिया था। कांटेक्ट में हैं आपके दोस्त वगैरह वहाँ के कुछ? हाँ हाँ, डैनी तो बिल्कुल है, डैनी तो मेरा मेंटर है, डैनी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो वो आए हैं पीपल फार्म? नहीं, वो नहीं आया, उसको मौका नहीं मिला, पर वो आएगा। अब तो कितना ज़्यादा 66 साल से ऊपर का हो गया डैनी। जो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने आपको सोशल मीडिया पर देख सुनकर, आपके बारे में पढ़ के जो अडॉप्ट किए हैं, डैनी में कुछ चेंज आया है? नहीं, देखिए एक तो लैंग्वेज बैरियर है ना, मतलब डैनी उसने मीट खाना कम किया है, हो सकता है अब छोड़ भी दिया हो, मुझे लगता नहीं छोड़ा होगा, पर क्योंकि मैं हिंदी में बात करता हूँ ना, तो वो लोग जुड़ते हैं जो मेरी भाषा समझते हैं। हाँ, डैनी के जब मैं क्लोज कांटेक्ट में था, मैं एक डिफरेंट रॉबिन था, मैं एक बिजनेस पर्सन था, है ना। अब भारत आके मैं पर्सन बना, तो उसने वो मेरा रूप देखा ही कहाँ।
एक जो छटपटाहट थी जिसकी वजह से आपने अमेरिका छोड़ा, भारत आए, भारत आने के बाद भी वो छटपटाहट कम नहीं हुई और बढ़ गई, नेगेटिव थॉट तक आया कि भाई सुसाइड कर लूँ। उसके बाद फिर एक लाइफ चेंज हुई, मैडम मिली, उनके साथ काम किया, कुछ और चाहत? देखिए, पहले क्या था कि मैं खुश नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद वो ग्राफ और नीचे ही गया जब मैंने काम शुरू किया कि भाई खुश भी नहीं हो और जो थोड़ा बहुत कंफर्ट था वो भी छिन गया। पर जब वो एक पीरियड विड्रॉल वाला ख़त्म हो गया ना, जैसे जब आप शराब छोड़ना शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा तड़पते हैं, पर आप भाई जब पीछा छूट जाता है उससे तो आपको लगता है अरे वाह, ये मैं क्या कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने वो खुशी महसूस करी जिसे मैं खोज रहा था, जो अंदर का खोखलापन था वो भर गया। अब मैं अपने जीवन की दिशा से तो पूर्णतः सेटिस्फाइड हूँ, पर मैं अपने पड़ाव से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहूँगा, क्योंकि मुझे हमेशा ये होगा कि मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ और मैं चाहूँगा वो डिससेटिस्फैक्शन ज़िंदा रहे, क्योंकि जिस दिन वो ख़त्म हो गई तो मैं कहूँगा यार मैंने बहुत कर लिया और अब मैं पड़ जाता हूँ, उस दिन जीवन मेरा व्यर्थ हो जाएगा। ये है रॉबिन सिंह, जिनका फ़लसफ़ा है कि अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे को दर्द नहीं दो, जितना हो सके उसका दर्द ले लो, उसके दर्द को हर लो, उसके दर्द को कम कर दो, फिर वो चाहे एक जानवर हो या इंसान हो या फिर पर्यावरण। यही रॉबिन सिंह का फ़लसफ़ा है। हालांकि उनका सफ़र एक मुकाम के और बढ़ रहा है काफ़ी हद तक, जैसा उन्होंने बताया एक मुकाम हासिल भी कर लिया है, लेकिन यहाँ आकर उन्हें अब लगता है कि नहीं, रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुक गए तो ज़िंदगी थम जाएगी और इस ज़िंदगी को थमने नहीं देना है। ये रॉबिन सिंह का फ़लसफ़ा अपने लिए भी है और यही वो दूसरों से भी कहना चाहते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर।